कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका +6 होगा? बोलो। बिल्कुल आएगा, बिकॉज क्रोमियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +6 पे जाता है। और वैसे अगर क्वेश्चंस के हिसाब से देखोगे तो CrO5 में 10 दिख रहा है, बट 10 इज नॉट द आंसर। तो मैंने कहा था कि क्रोमियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता कितना है बच्चों? +6 होता है। इट इज करेक्ट आंसर। बट अगर +10 आंसर आ गया था एक क्वेश्चन से, तो वो बताता है कि यहाँ पे कौन सी लिंकेज है, परोक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। वो परोक्सी लिंकेज एक तो यहाँ दिख रही है और एक यहाँ दिख रही है, ठीक है। -1 की फेज में होता है। ये -1, यहाँ -1, इधर -1, इधर -1। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन है कि 4 ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन peroxide। तो ये भी मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर Cr+10 रॉन्ग है। 2 ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ peroxide, दो नहीं 4 ऑक्सीजन एटम होते हैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन होगा 1,2, मतलब डी ऑप्शन। कितनों का डी ऑप्शन सही था? आप कहोगे सर ये वाला क्वेश्चन भी गलत हो गया मेरा, तो फिर ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस बैलेंस्ड भी थे कुछ, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपने जब भी क्वेश्चन किया होगा ना और सही आंसर निकल के आया होगा, भाई कॉन्फिडेंस बहुत अधिक होगा आपका, बिकॉज आप मल्टीपल चॉइस कर रहे हो, एडवांस के क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हो धीरे धीरे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। कुछ ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो जल्दी से। तो मैंने क्या कहा था? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग के लिए अपन कैसे चेक करते हैं? ऐसा मॉलिक्यूल्स का सेंट्रल एटम जिसके ऑक्सीडेशन नंबर इन बिटवीन आता हो, वर्क एज बोथ, डिसप्रोपोर्शनेशन को सपोर्ट करेगा। तो कितने लोगों ने सी ऑप्शन किया है? बिल्कुल सही किया है तनिष्क का, सी ऑप्शन इज करेक्ट। बिकॉज नाइट्रिक एसिड के अंदर नाइट्रोजन का बेटा हाईएस्ट ऑक्सीजन +5 आता है, इससे ऊपर जाएगा नहीं कभी, तो नहीं। तो HNO3 का रिडक्शन हो सकता है वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली। तो ए ऑप्शन फर्स्ट ये गलत हो गया, HNO3। H2SO4 बिल्कुल भी नहीं, परफेक्ट +6 आता है इसका, +6 से ऊपर तो जाता ही नहीं है सल्फर का, ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है। तो आपका रिडक्शन हो सकता है, तो H2SO4 विल वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली, तो ये भी गलत हो गया। बचा है 3, H2O2 peroxide। तो मैंने क्लास में बताया था कि H2O2 बच्चों कन्वर्ट किस में होता है? दो तरीके से, ये तो एच वाटर मॉलिक्यूल्स बनाता है और हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस जनरेट करता है। तो देख लो आप ऑक्सीडेशन नंबर, सर यहाँ पे ऑक्सीजन होता है -1 की स्टेट में, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 की स्टेट में, यहाँ पे आपका 0 के स्टेट में। तो -1 से 0 ऑक्सीडेशन, -1 से -2 तो आपका रिडक्शन हो गया ना आंसर। एक तो हो गया आपका H2O2। HNO2 बेटा लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है, तो बर्गस बोथ। तो आंसर कौन सा होगा? 3,4। बिल्कुल सही आंसर किया आप लोगों ने, 4 मार्क्स ऐड कर लो। क्वेश्चन नंबर 40। चलो 40 पे देखते हैं। 40 में दिया कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी है? ये भी आसान था, बिल्कुल इजी था, सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना था। करो जल्दी से, बताओ मुझे कौन सा ए ऑप्शन किया है? 1 2 3 ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ये ऑप्शन किया है बिल्कुल परफेक्ट किया है। देखो यहाँ पे क्लोरीन के बेटा, क्लोरीन का चेंज होगा। क्लोरीन यहाँ पे 0 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है ना। वो 0 से चेंज होकर Cl-, देखो NaCl में Cl- है, तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हुआ है। NaClO3 के अंदर क्लोरीन क्या आएगा? +5 की स्टेट में आएगा, सर इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही था, ठीक है। बाकी आप 2 निकाल लो, 3 निकाल दो। और 4 वाले केस में क्या होगा? 4 वाले केस में सिर्फ पोटेशियम Cl पकड़ोगे तो Cl के बारे में आपको ऑक्सीडेशन में चेंज मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे -1, इधर भी आपको उसी फेज मिलेगा। मतलब वो कह रहा है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन होना चाहिए सर, एक बार ऑक्सीडेशन एक बार रिडक्शन होना चाहिए। तो आंसर इज 1 2 3, मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये भी आपका इजी था। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, चलो बताओ। थर्मोडायनेमिक्स पे आ गए हैं थोड़े से। फॉर द गिवन ग्राफ व्हिच पैरामीटर विल बी 0? बताओ जल्दी से। बी ऑप्शन किया है। बी ऑप्शन क्यों किया है? ग्राफ में प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम दे रखा है और जो साइक्लिक प्रोसेस दे रखा है, बिल्कुल। और साइक्लिक प्रोसेस चल कैसे रहा है? साइकिल चल रहा है क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज। घड़ी यूं ही चलती है ना ऐसे, तो दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन। तो क्लॉकवाइज रोटेशन है, साइक्लिक प्रोसेस है। तो इसके अंदर डेल्टा यू की वैल्यू हो, चाहे डेल्टा एच की वैल्यू हो, चाहे डेल्टा एस की वैल्यू हो, जो भी कैपिटल वाले हैं ना, उन सब की वैल्यू 0 होगी। बिकॉज स्टेट फंक्शन, तो हमने एक बात बताई थी कि जितने भी बच्चों आपके स्टेट फंक्शंस होते हैं, स्टेट फंक्शन में चाहे वो आपका डेल्टा एच हो, चाहे वो आपका डेल्टा एच यू हो, चाहे वो आपका डेल्टा एस हो, इन सब की वैल्यू स्टेट फंक्शन की हमेशा क्या होती है? 0। इट इज नॉट पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन में इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है ना। तो इस साइक्लिक ग्राफ के अंदर इनिशियल और फाइनल तो आपका बराबर ही होने वाला है। स्टेट फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 होती है, ये तो आपको पहले से मैंने बताया था।
तो बताओ कौन सा आंसर हो गया, पढ़ लो जल्दी से, कौन कौन करेक्ट हो गया। HUS, डेल्टा क्यू नहीं, वो तो डेल्टा क्यू लिखती नहीं हो, तो अपन ऐसे लिखते हैं स्मॉल क्यू, ये ऊपर पहले ही गलत लगा, स्मॉल क्यू लिखा होना चाहिए। तो आंसर कौन सा, 2, 3, 4 मतलब ए ऑप्शन, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्या था सर इस क्वेश्चन में, स्टेट फंक्शन मैंने क्लास में भी करवाया था ना क्वेश्चन ऐसा। क्वेश्चन नंबर 42, फॉर एन आइडियल गैस कंसीडर ओनली पीवी वर्क इज गोइंग फ्रॉम इनिशियल, ये भी देखो, ये आपको देखो ऐसा क्वेश्चन क्लास में कराया है मैंने आपको, ठीक है, कि एक्स से वाई पे गया, वाई से जेड पे गया। पे इसके ऑप्शन सर ऊपर दिए हैं, ये दे रखे हैं, ठीक है। आई थिंक ऐसे ही क्वेश्चन कराया था यार हमने, आपको पता होगा, सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन से मैच कर रहा है। हाँ, तो बोलो, तो इंट्रोपी, इंट्रोपी कैसा होता है, स्टेट फंक्शन, बिकॉज ऑप्शंस के हिसाब से देखोगे तो ऑप्शंस में इंट्रोपी के बारे में बात की गई है ना, एस के बारे में। तो इंट्रोपी क्या होता है बेटा, स्टेट फंक्शन। तो डायग्राम में इनिशियल और इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट एक्स है। अब देखो कहां से शुरू हुआ है, एक्स से स्टार्ट हुआ है, तो इनिशियल स्टेट आपकी एक्स है और फाइनल स्टेट क्या है आपकी जेड है। तो देयरफॉर एंट्रोपी क्या हो जाएगी, तो एंट्रोपी हो जाएगी आपकी एक्स से जेड जाने की, तो एक्स से वाई पे जाओ और वाई से जेड पे जाओ। इसका मतलब आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगा, फर्स्ट इज करेक्ट। इनिशियल तो आपका एक्स था ना, फाइनल आपका जेड था, तो एक्स से जेड पे जाने के लिए क्या करेंगे, एंट्रोपी चेंज, एक्स से वाई पे जाओ फिर वाई से जेड पे जाओ। वर्क कैसा होता है, पाथ फंक्शन, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन तो ऐसे निकला, वर्क आपका पाथ फंक्शन है, और पाथ फंक्शन वाले केस में क्या होगा, पाथ फंक्शन में अगर आप निकालते हो एक्स से बाई, बाई से जेड, तो वही वैल्यू भाई, एरिया एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं ना अपन। अरे एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं तो देख लो यार, ये रहा एक्स से बाई, बाई से जेड, उसके नीचे का पूरा एरिया, ठीक है। और दूसरा क्या है कि एक्स से बाई, तो ये जो स्टेटमेंट करेक्ट है भाई, सेम क्वेश्चन है क्लास में कराया है मैंने आपको, आई थिंक यही क्वेश्चन था, ये नहीं पता मुझे, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन क्लास में कराया है मैंने आपको, ठीक है। तो इसमें आपका एक स्टेटमेंट कौन सा, 3B सही होगा, लेकिन 2 आपका गलत हो जाएगा बिल्कुल, और फोर्थ भी आपका यहाँ से करेक्ट, तो आपकी इसका आंसर कौन सा होगा, 1,3 मतलब ए ऑप्शन। कितने लोगों ने ए ऑप्शन किया, यही था, बिल्कुल सही यही था ना, तो फिर सही है, यस 42 का ए ऑप्शन, प्रीवियस क्वेश्चन था। IIT JEE 2012 का क्वेश्चन था बेटा, ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन था, 2012 का क्वेश्चन था ये, इसलिए मैंने पहले कराए थे क्वेश्चन आपको इस लेवल के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, चलो 43 चलते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी। 43 में है, फॉर ए डायटोमिक गैस विच ऑप्शन इज करेक्ट, CPCB, बोलो जल्दी से, डायटोमिक गैस के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, काफी लोगों ने डी ऑप्शन किया। ए ऑप्शन, गामा इज इक्वल टू 1.1.4, गामा इज इक्वल टू 1.4, मतलब 1 2 3, 1 2 3 इज करेक्ट, CP इज इक्वल टू 7R/2, ठीक है, 3 5R/2, और गामा इज इक्वल टू 1.40। ए ऑप्शन कितने लोगों ने किया है, ए सही है। तो वो जो टेबल बनी थी ना क्लास में, CP CB और गामा, बस उसी के ऊपर ही क्वेश्चन था ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, इसका बताओ कौन सा किया है, 44, 44 में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कराया था मैंने, 44 में कराया था मैंने, आई थिंक यहाँ पे Q, इधर Q कराया था, इधर अपन ने S किया था, ऐसा था, कौन सा किया है, 44, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या है, P, R, R, S। देखो यार, इसमें आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में हीट ऑन न्यूट्रलाइजेशन कितना होता है सर, 13.7। इसका मतलब कि जो ए है वो रिलेट किसको करेगा,
और बी किसको रिलेट कर, बी रिलेट करेगा सिर्फ पी को, पी पी सिर्फ 1 1 मोल है दोनों, यस, तो बी मैच करेगा आपका सिर्फ किसके साथ, पी के साथ। अब बात कर लेते हैं ए किस किस से मैच करेगा, लेस देन 13.7 है तो ए मैच करेगा आपका, एक तो वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड वाला, मतलब आपका आर ऑप्शन इससे मैच करेगा, और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ये भी है तो टी के साथ भी मैच करेगा। तो ए आपका आर और टी मतलब बी और डी में से एक सही होगा, क्योंकि बी पी मैच कर रहा है। अब आते हैं सी की तरफ, तो सी का आपका क्या होना चाहिए, तो सी की बात करेंगे तो सी में आपको आएगा क्यू और ए एस, उसे चेक करना है। तो क्यू आपका ये रहा, एस आपका ये है। तो देखो इसमें बीक एसिड है, ये एच एफ इज ए बीक एसिड, और यहाँ पे कैसा है कि एस कैसे हो सकता है, सी में 13.7 से अधिक बोला है ना, तो यहाँ देखो इसमें आपने गलती कर दी है एस में। भाई आप मुझे बताओ एक H प्लस आयन निकलेगा तो एक बार OH माइनस आयन आएगा, NaOH 2 मोल्स लिए हैं तो इसकी एनर्जी ट्वाइस नहीं हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो 27.4 जो होगी, डी जो होगा 27.4 वो S को रिलेट करेगा। अरे समझ में आ रहा है भाई, जो डी होगा वो S को रिलेट करेगा ना, समझ में आया क्या, बाकी कहीं कोई ट्वाइस नहीं है ना, तो डी सिर्फ S को रिलेट करेगा, तो डी तो इन दोनों जगह S रिलेट कर रहा है, तो S यहाँ पे सी में S कैसे आ गया, तो सी में तो एक ही ऑप्शन बचा है ना, कौन सा, क्यू वाला देखा जाए तो क्यू में कैसा है, ये देखो बीक एसिड है, और HF डिसोशिएट होता नहीं है पानी के अंदर, इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजन बहुत ज्यादा होती है, तो NaOH से बचा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे काफी एनर्जी देनी मतलब 13.7 से अधिक, तो सी का आंसर कौन सा होना चाहिए, क्यू, इसका ऑप्शन आना चाहिए आपका बी ऑप्शन। कुछ जगह इसको गलत तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, इसका आंसर कौन सा आएगा, बी ऑप्शन। बी कितने लोगों ने किया, बी और डी में से एक था। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, 45 बचा हुआ है, 45 को देख लेते हैं। 45 में कैसा है, सिर्फ एरिया पे डिपेंड था, आप यहाँ पे बड़ी कंफ्यूज हो रहे थे बहुत लोग, जैसे सॉलिड लाइन है ना, कैसा है, तो सॉलिड लाइन जो पाथ फंक्शन है वो कैसा है, आइसोथर्मल। देखो सॉलिड लाइन ये दे रखा है, ऊपर लिखा भी गया पूरा डिफाइन किया है कि ये आपकी सॉलिड लाइन है या आपकी डॉटेड लाइन है, उसका ये सब पॉइंट्स लिखा गया है ना। तो सॉलिड लाइन का जो पाथ, सॉलिड लाइन का जो पाथ है उसे अपन वैगडन की बात करेंगे, आइसोथर्मल, बिकॉज पीबी इज ऑलवेज कांस्टेंट, पी और बी जो है वो सॉलिड लाइन के लिए कैसा है, कांस्टेंट, तो इसलिए उसे अपन क्या बोलेंगे, दिस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। और दूसरा आपका कैसा है, पीबी कांस्टेंट हर एक पॉइंट पे, आप किसी भी पॉइंट पे निकालो, ये जो आपका बना हुआ कर्व है, इस कर्व में आप किसी भी पॉइंट पे वैल्यू निकालना, तो पीबी कांस्टेंट हर जगह आने वाला है। अगर पीबी कांस्टेंट है इसका मतलब प्रोसेस वैल्यू भी आइसोथर्मल इन नेचर, ठीक है। और अगर आप डैश लाइन की बात करोगे तो डैश लाइन में, डैश लाइन का जो पाथ है उसमें वर्गन कैसा होगा, आइसोबारिक, इसमें होगा आपका आइसोबारिक। ये आइसोबारिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आइसोथर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस यहीं से डिफरेंस होगा, ये आइसोथर्मल है वो आइसोबारिक है। अरे समझ में आया क्या भाई, आइसोबारिक है आइसोथर्मल, तो लगाओ जल्दी से। बर्गडन आपका सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन जो है उसको निकालना है, तो क्या करेंगे फॉर्मूला, बोलो जल्दी से, 2.303 n इंटू आर इंटू टी लॉग B2 डिवाइड बाई B1, ऐसे कर लो सॉल्व, ये भी आपका सही है। तो क्या होगा 2.303, एनआरटी को हटा दो यहाँ से, पी भी लेके आ जाओ, तो 2.303 P इंटू बी लॉग B2 बाई B1, ठीक है। और पी ओ बी, पीबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पीओ बी का मल्टीप्लीकेशन इसी पॉइंट में तो कितना 2, बाकी आपका लॉग और B2 B1, तो फाइनल वाला कितना है 5.5, और स्टार्ट कहां से हुआ है 0.5 से, ये 0.5 से स्टार्ट हुआ, 5.5 तक गया है ये लाइन, तो 5.5 डिवाइड बाई 0.5, समझ में आ गया। और इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से लीटर एटीएम में आंसर मिल जाएगा, है ना। बाकी डैश लाइन की बात करेंगे तो हर जगह एरिया निकालो, डैश लाइन में तो आपको यहाँ से चलना, यहाँ पे गए, एक बार ये एरिया निकालो, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, तीनों को मिला के जोड़ दो, ऐड कर दो, तो यहाँ से लीटर एटीएम एक आ जाएगा, तो डिवीजन करेंगे उसका तो आंसर 2 निकल के आएगा। तो देखो गलती कहाँ हो गई पहचानने में, ये भी क्वेश्चन क्या था, ये आईआईटी में 2010 में क्वेश्चन आया था, 2010 का क्वेश्चन था ये आईआईटी के अंदर। तो अगर ना था पता करो कि वहां से वहां पे जाने के लिए जो आपकी डैश लाइन थी वो रिप्रेजेंट कर आइसोथर्मल को, बिकॉज पीबी इज कांस्टेंट,
और जो आपकी डॉटेड लाइन थी वो आइसोबारिक थी। आइसोबारिक के अंदर तो अपन सीधा एरिया फॉलो कर लेंगे, ठीक है। और बाकी यहाँ से अपन क्या फॉलो करेंगे, 2.303 एनआरटी लॉग बी टू डिवाइड बाई P1। एनआरटी को हटा देंगे, पीबी लेके आ जाएंगे, बाकी इसे सॉल्व करेंगे। समझ में आया ना? तो इसका आंसर 2 कितने आया? किसी का आंसर 2? आपने और भी किसी तरीके से कर सकते हो, वो नहीं, लेकिन मैंने आपको सिंपल तरीका बताया। कितनों का आंसर 2 आया? आया किसी का 2 आंसर? आगे चलते हैं। ओके, अब बचे हमारी इंटीजर टाइप, ठीक है। तो चलो आज फिर इतना रखते हैं। इंटीजर टाइप के 5 ऑप्शंस बचे, 5 क्वेश्चंस बचे, वो मैं एक बार आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो, जो क्वेश्चंस बचे हैं इसको मैं एक बार और डिस्कस, आपको एक्सप्लेन भेज दूंगा, एक्सप्लेनेशन भेज दूंगा, ठीक है, सॉल्व करके कुछ। तो आज हम इतना ही रखते हैं।